आज हम वसंत का पार्ट 2 बचपन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इस पार्ट में वो अपने बचपन के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। कहती है कि वो सबसे बड़ी है, परिवार में उसको जीजी जीजी कह के पुकारते हैं। वो बताती है कि मैं तुम्हारी किस उम्र की है, वो तुम्हारी जो दादी नानी है, तुम्हारी बुआ हैं या मोरी मौसी हैं, उनकी उम्र की है वो। अब वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि उनको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ था। अब वो कहती हैं कि पहनने ओढ़ने में अब काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है, वो बताती हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। अब वो अपने बता रही है अपनी फ़्रॉक के बारे में, उसको किस तरह की उसकी फ़्रॉक हुआ करती थी। हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था उसका, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। अब वो अपने कपड़ों के बारे में बता रही है कि वो किस तरह के कैसे रंग के कपड़े पहना करती थी। और मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। वो कहती बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी उनको सख्त मनाही थी। ठीक है, रोक थी, मनाही मतलब उनको मना था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। इतवार की सुबह वो क्या करती थी, अपने मोजे खुद धोआ करती थी, धोती थी। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कहती कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब वो कह रही है हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। और शनिवार को क्या होता था उनके स्कूल के अंदर, अब ये पढ़ते हैं, हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था उसको। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह ही नाक में उसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली में उल्टी आने लगती थी उनको, क्योंकि उनको कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था हर शनिवार को। कहती मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। कह रही अगर हम शनिवार को जो दवाएं मिलती थी ना कैस्टर ऑयल, अगर हम आज ना भी पीते तो फिर ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, वो कह रही है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। अब कुल्फ़ी किस में बदल गई है, आइसक्रीम में। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया। शहतूत और फालसे
और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब वो कहाँ रहा करती थी? इसकी लेखिका कृष्णा सोबती, शिमला में। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाविनी। खूब उनको कन्फेक्शनरी काउंटर पर उनको पेस्ट्री मिलती थी और चॉकलेट की खूब खुशबू आती थी। हफ्ते भर में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। वो कहती थी उसके पास सबसे ज़्यादा क्या रहता था? चॉकलेट और टॉफ़ी रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती थी वो। अब उसको शिमला के काफल भी बहुत याद आते थे, खट्टे मीठे थे वो। अब वो कहती है कि कुछ एकदम लाल थे वो, कुछ गुलाबी थे, रसभरी कसमल। सोच कर ही मेरे मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो जो जब थी और अब भी नज़र आती है। वो कह रही तब थी और आज भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। अब वो बता रही है उस पुड़िया को किस तरह से बनाया जाता है। और जो चना जोर गरम बेचता था वो गाना गा के, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। और उन दिन स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। वो गाना गा करके वो चना जोर गरम बेचा करता था। ठीक है। अब वो छुटपन में शिमला रिज पर उसने कहती है कि हमने बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल जाता था घोड़ों की सवारी करने का। अब वो कह रही है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते पत्तियां टिमटिमाने लगी। ये रात का समय बता रही है वो, कि रात में किस तरह का वहाँ पर कैसा दिखाई पड़ता है पहाड़ों पर से। वो कह रही कि वहाँ पर एक शोरूम है, वहाँ पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है शोरूम में। और इसकी वहाँ की जो उस पर पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन है। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने से सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अब वो बता रही है कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैला करके। ये उसके लिए बोल रहे हैं, जहाज के लिए। देखो, और गायब हो गया। इसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। अब उसका चश्मा लगा क्योंकि उसकी आँखें कमज़ोर हो गई थी, तो उसको डॉक्टरों ने चश्मा पहनाया। जब उसको पहली बार चश्मा लगा तो उनके चचेरे भाई उनको छेड़ा करते और देखो देखो बोलते, देखो देखो कैसी लग रही है। ठीक है। और क्या बोलते हैं उनको? आँखों पर चश्मा लगाया
ताकि सूझे दूर की, और ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और उसको क्या चश्मा, देखो देखो चश्मा लगाया है, और उसको क्या बोलते थे, सूरत बनी लंगूर की। उसको ये कह के उसको इस लेखिका को चिढ़ाया करते थे। वो कहती थी कि मैं खींच जाती थी इन सारी बातों से। उनको जब वो चाय पीकर चले गए तो वो कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ। अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, कुछ अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। पहले की बात बता रही है कि जब उसके पहले चश्मा लगा था तो उसके जो चचेरे भाई थे उसको चिढ़ाया करते थे सूरत बनी लंगूर की कह करके। और वो कह रही है कि अब तो चश्मा जो है वो मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। ठीक है, याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब उसको टोपियाँ पहनना पसंद है, और उसने क्या इकट्ठी कर रखी हैं, कई रंगों वाली टोपियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। दुपट्टा ओढ़ना भी उनको अच्छा लगता है। और इस पाठ के लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, जब हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, उसके लिए